रसिकरामोधर मत्तकुञ्जरस्तडित्वता कुशली शब्द मर्दन समागतो राजवदूत तद्युतिर्घनागम कामी जन प्रिया कामी जन प्रिया तक की पत्रिकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भी गंवाए हो। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए। तुम्हें पता था मैं ठीक हूँ, किंतु मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती हूँ। चारों ओर धुआंरे मेघ घेराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। आज के वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती माँ। कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मानसल हो। मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो जाता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसीलिए शेष स्थान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता, और मैं घर में तो अकेली कब होती? तुम्हारे यहाँ रहने पर अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध उल्टा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लो, मुझे भी बहुत नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हो जो विश्राम करूं? तुम बताती क्यों नहीं? ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ? क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता।
बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, लेकिन बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तब मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। ये लोग आज किस लिए आए हैं? न जाने किस लिए। फिर माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? मैं देख रही हूं कि तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं तो कहती हूँ कि मुझे कोई अधिकार है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही। तुम न कहो, मैं तो कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती आज तुम पर अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर। हाँ। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। हाँ। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी हो जाती हैं? जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ। और सच तो ये है कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्तियों से उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ,
अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। मल्लिका, देखो तो इस हरिण शावक को। डरो नहीं हरिण शावक, हम स्वस्थ हो जाएंगे। हम तुम्हारा उपचार करेंगे। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। इसे घर में अभी बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिण शावक। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे ना? ये आहत हरिण शावक? यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा सा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध है तो किसी भाजन में ले आ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को घोड़ों पर जाते हमने देखा है। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कोई अनिष्ट होता है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट हैं। हम पहले से सुखी हैं, है ना? हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलाज भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। सच, माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट हैं। उन्हें अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। अरे हम दूध नहीं पिएंगे। नहीं, हम ऐसा हर्ष नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल किया जा रहा है। जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कहता। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चौर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे ये बाहों में ले आए हैं, ये मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। राजपुरुष के अपराध और न्याय का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ।
समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है हरिण शावक। मुझे हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मल्लिका, इसे यहाँ से ले जाकर किसी इस घर के तल और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। रहने दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हक मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? अब आपका अभिप्राय यह है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है? हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इसीलिए उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि आज इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ओ माँ, तुमने सुना माँ? राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। माँ, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। ये थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। तुमने सुना नहीं माँ? राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूँ अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं तो चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य करूँ। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं? राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। ओ माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसके उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं? मैं कह चुकी हूँ कि मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच पाती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वो व्यक्ति आत्म केंद्रित है। संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं। इसीलिए कि वो मातुल की गौएं नहा कर बादलों में खो रहते हैं। मेरा मातुल और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? तुम जानती हो माँ, उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? और आप?
जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आशय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी न हो सकेगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो ये मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन जिस तरह बीता है आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? हो, घर में ही हो। मैं सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ, मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। क्या हुआ आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, इस दिन के लिए किस तरह कुलद्रोही बने। किंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए। आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। अंबिका, मैंने कहता था कि हमारे प्रपितामह के दौहित्र का एक पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो एक तरह से ये हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशावतंश कहते हैं मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से गृहीत होने के लिए नहीं। वे राजकीय सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहते? समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को और भी बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए मातुल कि तुम्हारा भागिने लोक नीति में भी निपुण है। यह लोक नीति तो मैं कहूंगा लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ। तुम सोचो, जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वो अपना मन बदल भी तो सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। अंबिका, सोचो, सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहकर नहीं आया था जब तक मैं लौट कर ना हूं तुम आचार्य के पास रहना। किंतु यह भी तो कहा था कि जब आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दूं। यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आया, वह नहीं आया। किंतु मातुल। किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। निश्चित रूप से मातुल मूर्ख नहीं तो तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती। इस व्यक्ति को साधारण लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरण शावक को गोदी में लिए चले आ रहे थे। मैंने कहा, कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए, सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका,
मातुल को आसन दो। नहीं नहीं, आसन है, मुझे आसन की आवश्यकता नहीं। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा कविवर, राज्य की ओर से आपका सम्मान हो। सुनकर रुककर जलते अंगारों को किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में भूली जा रही हूं और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता करता आपके पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास रहने को कहकर आया था और ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं। बहुत अच्छा किया, समाचार देने के लिए धन्यवाद कहता हूं। अब इतना कीजिए कि ये कविकुल शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत कर, और मेरा मन कहता है जहां भी देखूं शिखा न्यस्त हस्त। मातुल, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। किंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। आपने उन्हें देखा है? हाँ, देखा है। आपने मातुल से नहीं कहा? मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि वो मैं चाहता हूं कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय वहां जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुख से उच्चारित शब्दों को सुनने में वो रस प्राप्त होता है कि बस बोलते ही चले जाते, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता! विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाके कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक खेलना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं खेल रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राज्य की सम्मान का मोह नहीं है। नहीं है? हाँ। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में ये भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पूर्व एक राजपुरुष से उनका साक्षात्कार हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास उज्जैनी नहीं जाएंगे तो राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। लेकिन कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, केवल एक स्थानीय कवि। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। चलिए आर्य निक्षेप, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, माँ, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। चलिए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूं अंबिका।
घिरे हुए मेघों ने आज समय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम, काना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। तुम चले जाओ विलो, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहे नहीं है, मैं जानता हूँ अंबिका। मल्लिका नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती विलो। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत आर्त हो, और तुम कब आर्त नहीं रही अंबिका? सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। मैं नहीं जानती। मैं समझता हूँ उसके जाने के पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणय हो जाना चाहिए, अन्यथा। इस विषय में तुमने कुछ सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य। मैंने तुमसे कहा है विलो, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों? तुमने इतने वर्ष ये सब पीड़ा कैसी दिन के लिए सही है? तिल तिल करके अपने को गलाया है, मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहते? तुम ये सब कुछ कहकर मेरे दुख को कम नहीं कर रहे हो विलो। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे इस समय यहाँ अकेली रहने दो। मैं इस समय यहाँ होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं, उसे सुनाने आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ अभी मल्लिका के साथ यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं कुछ क्षण उसकी यहीं प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं कि तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक रहते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं विलोम, तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निस्संदेह तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, अन्यान्य विलास भूमियां। आर्य विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं आपको इस समय यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं है? विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे के विषय में इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं,
अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। संभवतः फिर कभी यह प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता विलोम। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका। कल तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा सुना जाता रहा है। आर्य विलोम, उस आधार को दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं होगा कि कालिदास स्पष्ट कर दें उसे उज्जैनी अकेले जाना है? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। बस चली दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से पूछ लें। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। निस्संदेह तुम्हें वैसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को ही हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु यदि ऐसा हो, एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि तुम उज्जैनी जाने का निश्चय कर लो, तो स्थिति में क्या उचित नहीं रहेगा? आप अपनी सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं आर्य विलोम। मैं बालिका नहीं हूं, अपना शुभ अशुभ सब समझती हूं। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मल्लिका, तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहां होने के लिए इतना कारण पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। मल्लिका, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। अच्छा कालिदास, तुम्हारी उज्जैनी यात्रा शुभ हो। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा भी हित चिंतक है। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए फिर उदास हो गए? देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो। मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाशय स्वीकार करने का नहीं है, उससे
कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? वहां बैठो। तुम समझते हो तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने पर मेरे अंतर को एक रिक्तता सी छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मेरी आंखें इसलिए गिली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेरे तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो। आकाश, मेघ, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। आज तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना सके। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता मल्लिका। मेरी ओर देखो। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सब को तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। संभवतः फिर से वर्षा होगी। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, तुम्हारे पीछे मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या जगदम्बा के मंदिर में जाकर सूर्यास्त देखा करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसीलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ।
माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका। चलो, चलकर विश्राम कर लो। मुझे यही रहने दो माँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिराए हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे माँ। रो नहीं रही हूँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है ये दुख नहीं, ये सुख है माँ, सुख।